Audio Jungle. Audio Jungle. चलिए फ्रेंड्स, हमने एक अगला सवाल ले लिया है समांतर श्रेणी का, जिसमें 24, 21, 18 के कितने पदों का योग 78 होगा। देखिए, यह पहले वाले प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है। इसमें पदों की संख्या भी नहीं दिया हुआ है, सीधा पदों का योग बता दिया है। पहले हमने पदों का योग निकाला था पहले सवाल में, ये उससे बिल्कुल भिन्न है। इसमें पदों का योग पहले से दिया हुआ है, पदों की संख्या हमको इसमें निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम हल लिख लेंगे। तो n पदों का योग का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से। तो हमको इसमें प्रथम पद, देखिए इसमें प्रथम पद, पहला पद क्या है, श्रेणी से ही देख लेंगे। पहला पद ए निकाल लीजिए। पहला पद ए है यहाँ पे 24। उसके बाद सार्वंतर निकाल लेते हैं, सार्वंतर यानी कि डी। सार्वंतर इसमें है, दूसरे पद से ठीक पहले पद को घटा दीजिए, यानी कि 21 में हमको घटाना है 24। ध्यान से देखिए, दूसरे पद में पहला पद 21 से ऋण 24, तो हमको यहाँ पे मिलेगा ऋण 3। डी की वैल्यू हमको मिल गई ऋण 3, डी की वैल्यू ऋण 3 मिल गया। और कितने पदों का, तो हमको पदों की संख्या n की वैल्यू हमको निकालनी है। पदों की संख्या n, ये क्वेश्चन मार्क, इसी को हमको फाइंड करना है। ठीक इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके ये सारा चीज निकल जाएगा। अब इसमें देखिए, पदों की संख्या n, प्रथम पद a और सार्वंतर d, और पदों का योग Sn, इस तरह से चार जो हैं संख्याएं हैं या मान हैं, मान समझ सकते हैं। चार मान हैं, उनमें से 3 मान दिया रहेगा, एक मान हमको निकालना रहेगा। तो 3 मान दिया हुआ है, हमको पदों की संख्या निकालनी है। पदों का योग 78, यहाँ पे लिख लेंगे पदों का योग, इसको Sn से डिनोट करते हैं, ये है 78। देखिए, हमको प्रथम पद ए दिया हुआ है, सर्वांतर डी निकाल लिया हमने, पदों की संख्या फाइंड करनी है n, और पदों का योग 78 दिया हुआ है। 3 चीजें दी हुई, चौथा को निकालना है। तो हम इस फार्मूले में इन सभी वैल्यू को, प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और Sn 78, इसको इसमें पुट करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू 78 है, तो एस एन की जगह पे हम लिख देंगे 78 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो एन को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर आगे डॉट करके ब्रैकेट लगाएंगे, 2a ए की वैल्यू है 24, तो ए की जगह पे हम लिख देंगे 24, प्लस है तो प्लस n-1, हमको n की वैल्यू नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। डॉट डी यानी कि सर्वांतर की वैल्यू -3, तो यहाँ पे -3 ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर किसी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो उसको ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, उससे गलती नहीं होती। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 भाग के रूप में है, यहाँ पे आकर ये हो जाएगा गुणा। तो पहले इस 2 जो यहाँ पे भाग के रूप में है, उसको यहाँ पे इस 78 के साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई 2। इसको आगे लिखेंगे, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ n, तो n को यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। अब 24 दूने, ये हो जाएगा 48 प्लस n-1, और ऋण 3 इसके साथ गुणा हो रहा है, तो देखिए ऋण 3 को गुणा कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा ऋण 3n और ऋण धन 3 एकम 3, इस तरह से ये गुणा हो गया। अब ये ब्रैकेट को हटाएंगे हम, 78 दूने 2 अट्ठे, ये हो गया 16, और 1 2 सत्ते 14, और ये 1 हो गया 15, 156, 2 अट्ठे 16, 86, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, इस तरह से n। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 48, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे, तो देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा चिन्हों का, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। 3n का 3n, और धन तो धन ही रहेगा, और ये हो गया 3। चलिए अब ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, और ये n का मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम ब्रैकेट रिमूव करके n का गुणा अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 156 इज इक्वल टू n का गुणा कर दीजिए। तो 48 के साथ n का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 48n, माइनस है तो माइनस। अब इस 3n के साथ n का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3n का घात 2, 2n का गुणा होगा तो n का घात 2। अब धन है तो धन। अब इस 3 के साथ n का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3n। देखिए ये एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ से हम पक्षांतर कर देंगे। यहाँ से जब हम पक्षांतर करेंगे, सारी संख्याओं को बाएं पक्ष ले आएंगे। 48n सबसे पहले ऋण 3n स्क्वायर को लाएंगे तो ये हो जाएगा धन 3n का घात 2। 48n धन 3n, इसको यहीं पे जोड़ दीजिए पहले। 48n और 3n हो जाएगा 51n। तो इधर आके हो जाएगा ऋण 51n। धनात्मक n था वो इधर आके हो गया ऋण 51n। 48 और धन 3, ये 51 हो गया था, इधर आके हो गया ऋणात्मक। अब धन 156, धन 156 इसको हमने लिख लिया। अब कुछ नहीं बचा तो ये 0। इस तरह से अब ये धनात्मक जो चिन्ह है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 3n स्क्वायर ऋण 51n धन 156 बराबर 0, यह एक वर्ग समीकरण बन गया। अब ये चूंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो इसको छोटा करने के लिए हम दोनों पक्षों को, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे। देखिए 3 से भाग देंगे तो छोटा हो जाएगा, 3 एकम 3, ये सिर्फ यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा, माइनस है तो माइनस। अब 51 को 3 से भाग देंगे तो 17 या 51, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, n है तो n, धन धन। अब 156 को 3 से भाग दीजिए, 3 पंचे 15 और 3 दूने 6। देखिए n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52, ये वर्ग समीकरण हमको मिल गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से आसानी से हल कर लेते हैं और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करना हमने पिछली वीडियो में गुणनखंड विधि में पढ़ा दिया था। चलिए अब इसे गुणनखंड विधि से पहले हम तोड़ लेते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं। इसको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बीच वाले अर्थात ऋण 17 को 2 भाग में हमको तोड़ना पड़ेगा। देखिए ऋण 17, ये a है, ये b है और c है। n स्क्वायर अर्थात n का घात 2 जो पहले रहेगा उसको a बोलते हैं, और n का जो गुणांक रहेगा n स्क्वायर गुणांक को a, यहाँ पे 1 है, और लास्ट वाले को c और n के गुणांक को b कहते हैं। तो b को ऐसे 2 भाग में हमको तोड़ना है, b1 और b2, इस ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि इसको जोड़ने पर तो हमको b मिले, लेकिन गुणा करने पर a इंटू सी, अर्थात a और c को गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 गुणा 52, तो 52 गुणा करने पर 52 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर b मिलना चाहिए। ऐसे 2 भागों में तोड़िए ऋण 17 को कि जोड़ने या घटाने पर हमको ऋण 17 मिले और गुणा करने पर हमको 52 मिले। a और c को गुणा करके देखते हैं तो 52 एकम 52, ये 52 हो गया। और ऋण 17 को 2 भागों में तोड़ना है, b1 b2, तो 2 भागों में इसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर या घटाने पर तो ऋण 17 मिले, लेकिन जब उन 2 संख्याओं को गुणा करेंगे तो 52 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या, इसको सोचकर देखना है हमको। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं 13 और 4। 13 और 4 को जोड़ने पर हमको 17 मिलता है, और 13 और 4 को जब हम गुणा करेंगे तो हमको 52 मिल जाएगा। तो चिन्हों का निर्धारण करेंगे, चूंकि ये ऋणात्मक है तो ये भी ऋण रहेगा, ये भी ऋण रहेगा। तो ऋण 13 ऋण 4 ऋण 17 हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक लेनी है, ऋण 13 और ऋण 4। चलिए ये संख्या का निर्धारण हो गया, अब इसको इसमें रख देते हैं। अब देखिए हम ऋण 17n को 2 भाग में तोड़कर यहाँ पे कैसे लिखते हैं। ये n स्क्वायर हो गया, ऋण 13n और ऋण 4n। देखिए ऋण 13n ऋण 4n जुड़ के ऋण 17n हो ही जाएगा, धन 52, तो धन 52 बराबर 0। इसको अब 2 भाग में जैसे ही हम तोड़ देंगे तो इसको 2-2 का पेयर बना लेंगे इस तरह से। ऋण 17n को हमने 2 भाग में तोड़ लिया, अब 2-2 का जोड़ी बन गया। अब इसको हम कोष्टक में लिखेंगे, किस तरह से देखते जाइए। ये हो गया n स्क्वायर ऋण 13n, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और जब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लगाएंगे, और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जब भी यहाँ पे चिन्ह ऋण का रहेगा और आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो अंदर का चिन्ह
बदल जाता है। ऋण 4n यहाँ पे हो जाएगा धन 4n और धन 52 हो जाएगा ऋण 52 बराबर 0। जब भी हम यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा के ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो साइन को यानी कि चिन्ह को बदलना पड़ता है, ये रूल है। अगर यहाँ पे धन रहता है तो हमको दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऋण है इसलिए हमको चिन्ह बदलना पड़ा। ऋण 4n अंदर जाके हो गया धन 4n, धन 52 यहाँ पे ऋण 52 हो गया। अब चलिए, अब ये जैसे ही ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक बंद करते हैं उसके बाद इसमें से हम निकालते हैं उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ किसको निकालेंगे? जो इन दोनों जगह पे होगा उसी को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पर भी n है, तो यहाँ से n निकलेगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 13 चौक 52, यहाँ से भी 4 निकाल सकते, यहाँ से n निकलेगा और यहाँ से 4, तो यहाँ से n निकालेंगे उभयनिष्ठ। तो देखिए क्या बचेगा, n स्क्वायर था, n का घात 2 था, तो एक n यहाँ पे बच जाएगा। ऋण है तो ऋण 13n, n हमने निकाल दिया बाहर, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा 13। ऋण है तो ऋण, यहाँ से हम 4 निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ n बच जाएगा। ये देखिए n, ऋण है तो ऋण 4 13 चौक 52, तो यहाँ पे 13 बचेगा। 4 का n यहाँ पे n बच गया, 4 बाहर हो गया, और 52 का 4 यहाँ पे और 13 यहाँ पे, 4 13 यानी कि 13 चौक 52। तो देखिए दोनों कोष्ठक पे जब भी हम उभयनिष्ठ निकालते हैं तो इन दोनों कोष्ठकों पे सेम संख्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी n ऋण 13 n ऋण 13 दोनों जगह, यानी कि हम जो गुणनखंड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब चलिए इन दोनों गुणनखंड जो कोष्ठक में गुणनखंड निकालने के बाद जो दोनों कोष्ठक में सेम सेम है उसमें से सिर्फ एक को लिखेंगे। n ऋण 13 n ऋण 13 दो ठो है तो हम सिर्फ एक को लिखेंगे। इसमें से सिर्फ n ऋण 13 को हमने लिखा, डॉट करके दूसरे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट से बाहर है उसको लिखा जाता है। कौन बाहर है? n ऋण 4, तो n ऋण 4 को इसमें लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे 0 करेंगे। अब हम n ऋण 13 को 0 के अलग बराबर करेंगे और n ऋण 4 को 0 के अलग बराबर करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से n ऋण 13 बराबर 0 कर दीजिए और n-4 यहाँ पे भी ये हो गया 0। तो देखिए यहाँ से हमको n की वैल्यू कैसे मिलेगी। n ऋण 13 पक्षांतर कर देंगे तो n ये हो जाएगा धन 13, ये n की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से, और यहाँ पे n बराबर मिल जाएगा धन 4। देखिए n की 2 वैल्यू मिल गई, यानी कि पदों की संख्या 13 भी होगी और पदों की संख्या 4 भी होगी। ये दोनों आंसर इस समांतर श्रेणी के लिए बिल्कुल सही है, अर्थात 13 पदों का योग भी हमको 78 मिलेगा और 4 पदों का योग भी हमको 78 मिलेगा। इसका कारण यह है कि आप इसमें 4 पदों तक जाएंगे तो भी उसके योग 78 मिलेगा, और यानी कि 4 पदों के बाद जितने भी पद होंगे उनका योगफल 0 रहेगा। इसीलिए 4 पदों का योग भी 78 हो रहा है और 13 पदों का योग भी 78 हो रहा है। इस तरह से हम इस तरीके के माध्यम से, इस मेथड के माध्यम से जब भी आपको पूछा जाए और पदों का योग अगर पहले से हमको दे दिया है और पदों की संख्या निकालने पूछा जाए तो इसी तरीके से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करें, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।